हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं विषय सामाजिक ज्ञान प्रश्न बैंक 2021-22 के बहुत सारे वीडियो हमने आप लोगों को दे दिए हैं। हम प्रश्न उत्तर पे चल रहे हैं और हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो आपको पहले प्रोवाइड करा दिए हैं। अब चूंकि इस वर्ष पार्ट 5 में से प्रश्न पूछा जाएगा, 2 और 3 में से सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछे, 3 और 4 में से ऑब्जेक्टिव ही पूछने थे भूगोल में, इसलिए पार्ट 5 के प्रश्न उत्तर देखते हैं। आइए शुरुआत करें। तो पार्ट 5 आपकी भूगोल का खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, इस पार्ट का नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। और पहला प्रश्न है, खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। देखिए, खनिज कहां होता है? जमीन के अंदर होता है। अब खनिज अगर जमीन के अंदर होता है तो कोई 1-2 साल में नहीं बन जाता, उसको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और लाखों वर्षों में वो बन के तैयार होता है। इसलिए हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हमारे बाल बच्चे हैं, आने वाले जो हमारे बच्चे होंगे, उनके लिए हमें खनिजों को बचा के रखना है, इसलिए खनिजों का संरक्षण आवश्यक है। ये मैंने मौखिक उत्तर मेरी तरफ से दे दिया। अब यहां की बात करते हैं, कैसे लिखा है मैंने। भूगर्भ में खनिजों की मात्रा सीमित और वितरण असमान है, मतलब जमीन के अंदर खनिजों की मात्रा कम है और इसका उपयोग ज्यादा हो रहा है। ये खनिज संसाधन अनवीनीकरण संसाधन है, मतलब इनको वापस से नहीं बनाया जा सकता है। खनिजों की निर्माण प्रक्रिया बहुत धीमी है, हजारों वर्षों में या लाखों वर्षों में ये बनते हैं, जबकि इन खनिजों का उपयोग बहुत तेजी से हो रहा है। अतः आने वाली पीढ़ी के लिए हमें इनको सुरक्षित करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 की बात, अवसादी चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है। तो अवसादी चट्टानें जो होती है ना, वो परतों के रूप में पाई जाती है, मतलब लेयर, एक के ऊपर एक परत होती है, ऐसे पाई जाती है। इनका जो निर्माण है वो क्षैतिज परतों में विक्षेपण, संचयन और जमाव का परिणाम है। कोयला तथा अन्य प्रकार के लोहे अयस्क का निर्माण एक लंबी अवधि और अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टान में दूसरी श्रेणी के खनिजों में, देखो पहली श्रेणी में क्या आते हैं, कोयला और लोह अयस्क आते हैं। दूसरी श्रेणी में इसमें क्या आता है, जिप्सम, पोटास, नमक और सोडियम भी मिलते हैं। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेश, ठंडे प्रदेश जो होते हैं, वहां पे वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, कौन कौन से खनिज दंत मंजन में सहायक है। देखिए, आप लोग रोज सुबह सुबह उठ के दंत मंजन करते होंगे। व्हाइट रंग का आता है ज्यादातर दंत मंजन। व्हाइट क्यों होता है वो भी बताऊंगा इस प्रश्न में, क्योंकि बिना खनिजों के हमारा जीवन संभव नहीं है। अतः सभी वस्तुओं को खनिज की आवश्यकता होती है। दंत मंजन हमारे दांत को साफ करते हैं और इसमें जो फ्लोराइड दांतों को गलने से रोकता है। दंत मंजन के अंदर फ्लोराइड लगा होता है, फ्लोराइड नामक चीज होती है, खनिज होता है, वो हमारे दांतों को गलने से रोकता है। वो फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंत मंजन में टिटेनियम ऑक्साइड से सफेद बने होते हैं। काय से बनते हैं? टिटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनते हैं, जो रसूटाइल, इल्मेनाइट और एनोटज नामक खनिज से प्राप्त होते हैं। और जो दंत मंजन दांतों को चमक देते हैं, उनमें अभ्रक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए 3 उपाय। खनिज संसाधन जो है उनके संरक्षण कैसे किया जा सकता है। सबसे पहली चीज, भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए निम्न उपाय है। पहला, खनिज संसाधनों को सुनियोजित एक सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास होना चाहिए। मतलब ऐसा कि हमने मान लो एक लोहे का उपयोग करा, तो उस लोहे को वापस गला के उसका उपयोग कर लो, या उससे कोई और चीज बना लो। वो सड़ना नहीं चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं, जंग नहीं लगना चाहिए उसके पहले, उसका काम वापस ले लो। दूसरा, निम्न कोटि के अयस्क का कम लागत पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का सतत विकास करते रहना। देखो, एक इसका उदाहरण बताता हूं। निम्न कोटि के अयस्क, आप लोगों ने देखा होगा आजकल फ्रेमिंग होके आती है खिड़की दरवाजों में, बिल्कुल हल्के हल्के कम वजन के फ्रेमिंग होती है। तो वो लोहे के नहीं होते हैं, वो अलग अलग तरह के धातुओं के बने हुए होते हैं, क्योंकि अगर उनकी जगह लोहा का इस्तेमाल करेंगे तो कितना लोहा कहां से लाएंगे। इसलिए फैब्रिकेशन के जितने भी फोल्डिंग दरवाजों और इनकी होते हैं, उनमें सब में दूसरे तरीके के अयस्क का उपयोग करते हैं। धातुओं का पुनर्चक्रण, देखो अभी मैंने बोला था धातुओं का पुनर्चक्रण, मतलब उसको गला के पुनः इस्तेमाल कर लो। धातुओं का पुनर्चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के लिए संरक्षण के उपाय हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। परंपरागत ऊर्जा व गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में कोई 3 अंतर।
वैसे बता दूं आपको, ऊर्जा के दो ही स्रोत होते हैं, परंपरागत और एक गैर परंपरागत। परंपरागत कौन होते हैं? वे ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग पुराने समय से होता है, परंपरागत ऊर्जा कहलाती है। और ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग हाल ही कुछ ही वर्षों में शुरू हुआ है, वो गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत में लकड़ी, कंडे, कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि है। और गैर परंपरागत स्रोत में सौर, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। परंपरागत ऊर्जा जल विद्युत को छोड़कर सभी प्रदूषण फैलाते हैं, पर गैर परंपरागत में कोई प्रदूषण नहीं होता है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। ताप विद्युत और जल विद्युत में अंतर। देखो, ताप विद्युत, ताप मतलब जो ताप से, मतलब जला के, किसी चीज को जला के अगर विद्युत बनती है तो वह ताप विद्युत। यह कोयला, खनिज तेल, यूरेनियम के प्रयोग से बनाई जाती है। और जल विद्युत कैसे बनाते हैं? जल से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगा। इस विद्युत को बनाने के लिए बड़े बड़े तापगृह बनाए जाते हैं, मतलब उनको जलाया जाता है, कोयले को, खनिज को, यूरेनियम को, उससे विद्युत बनती है। और जल विद्युत कैसे? जल विद्युत को कोई ऐसा थोड़ी है कि पानी को ठंडा करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बड़े बांध बना देते हैं और ऊपर से पानी को गिराते हैं टरबाइन के ऊपर। जैसे ही बड़े बड़े टरबाइन पे पानी से बांध, ऊपर से पानी गिरता है बांध पे से, तो वो टरबाइन घूमने लग जाते हैं और विद्युत पैदा होने लग जाती है। तो यह विद्युत को बनाने के लिए नदियों पर बड़े बड़े डैम या बांध बनाकर जल को ऊंचाई से गिराया जाता है, जिससे विद्युत बनती है। ताप विद्युत में प्रदूषण होता है। सीधी सी बात है, कोई चीज जलेगी तो प्रदूषण होगा, पर जल में तो प्रदूषण होगा ही नहीं, जल तो वापस उपयोग हो जाएगा। तो आगे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। खनिज क्या होता है? खनिज क्या होता है? सामान्यतः वे सभी पदार्थ जो खनन द्वारा, मतलब जमीन में खोदने पे प्राप्त होते हैं, वो सब खनिज कहलाते हैं। ज्यादा बड़ी बात नहीं लिखना है, सिर्फ इतना ही लिखना है, सामान्यतः वे सभी पदार्थ जो जमीन में खोदने पे प्राप्त होते हैं या खनन के द्वारा प्राप्त होते हैं, खनिज पदार्थ कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, लोहा अयस्क, तांबा, चूना पत्थर आदि। अगला प्रश्न नंबर 8। लोह और अलोह खनिज में अंतर। लोह खनिज वे खनिज जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है, जिनमें थोड़ा बहुत भी लोहा पाया जाता है वो लोह खनिज, जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है वो अलोह खनिज। लोहा अयस्क लोह खनिज, लोहा, मैग्नीज, निकिल, क्रोमाइड आदि। और अलोह में तांबा, सोना, सीसा, जस्ता, चांदी वगैरह आदि। ये रवेदार होते हैं, खनिज रवेदार चट्टानों में मिलते हैं, और ये सभी प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे हमारे सभी विषयों के वीडियो आप लोगों को मिल जाए। हम 9वीं से लेकर 12वीं तक सभी कक्षाओं के सभी पार्टों के प्रश्न बैंक के वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अंतिम क्वेश्चन इस पार्ट का देखते हैं। मैग्नीज के उपयोग क्या है? सबसे पहले इसकी बात करूंगा, मैग्नीज के उपयोग। मैग्नीज एक लोह धातु है, इसका उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। यह एक लोह धातु है, इसका उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। दूसरा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। तीसरा, कीटनाशक दवाइयां बनाने में। अब ये तो ये हो गई। इसका प्रमुख उत्पादक राज्य तथा इनकी हिस्सेदारी का प्रतिशत का अंतर बताइए। भारत में क्या है, हर राज्य में अलग अलग प्रतिशत में मैग्नीज पाया जाता है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है 27%, महाराष्ट्र में 25%, ओडिशा में 25%, कर्नाटक में 11% और आंध्र प्रदेश में 10% तक मैग्नीज पाया जाता है। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसके पुराना वीडियो अगर आपने नहीं देख रखा हो तो मेरी एंड स्क्रीन पे आप लोगों को प्लेलिस्ट दिख रही होगी, उसको क्लिक कीजिए, सारे वीडियोस के अंदर मिल जाएंगे। और अगर गणित की नहीं देखे हो आपने तो इसके पास में गणित के वीडियो भी डले हुए हैं, एंड स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वो भी आप वहां से प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।